हमने शुरुआत कर दी थी गुणसूत्र के बारे में जानने के, क्रोमोसोम जिनको कहा जाता है। गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया? सट्टन और बोवेरी। कब दिया? 1902 में। गुणसूत्र की खोज स्ट्रास, बर्जर ने और नाम दे दिया वाल्डेयर ने, ठीक है। और आनुवंशिकता का वाहक किसको कहा जाता है? अपने गुणसूत्र को कहा जाता है विशेष रूप से, ठीक है। अगर हम बात करें इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर होते हैं जीन। क्यों होते हैं? जीन। और जीनों के कारण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हमारे कुछ लक्षण जो हैं वो आगे जाते हैं। केंद्रक में स्थित दागे नुमा जो संरचना है जिसका निर्माण क्रोमेटिन पदार्थ से होता है और कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं, वो दागे नुमा संरचना है, वो है हमारे गुणसूत्र। ये सीधी सी बात, सीधे सा क्वेश्चन उठाया हुआ है। गुणसूत्र के प्रकारों के बारे में हमने देख लिया था। इसमें लिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र और विशेष गुणसूत्र आ जाते हैं। विशेष गुणसूत्र में पॉलीटीन गुणसूत्र और लैम्ब्रोस गुणसूत्र है। पॉलीटीन गुणसूत्र पाए जाते हैं विशेष रूप से लार में पाए जाने वाला गुणसूत्र है, ठीक है। जैसे कि लार में उपस्थित जो गुणसूत्र है वो अपने पॉलीटीन गुणसूत्र है, जिसमें मैंने नाम बताया था मच्छर, ड्रोसोफिला और द्विपंखी कीटों के लार में मिलता है। लैम्ब्रोस गुणसूत्र मछली के अंडे में, पक्षी के अंडे में, शैवालों में उपस्थित है, ये गुणसूत्र होते हैं लैम्ब्रोस गुणसूत्र। आगे हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं कुल 46, जोड़ों में बात करें तो 23। इसमें अगर हम बात करें तो जो कायिक गुणसूत्र है वो सारे के सारे जोड़ों में होते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अगर हम बात करें एक जोड़ी जिसको हम बोलते हैं वो अलग रूप में होते हैं, ये जोड़ी में नहीं होते हैं, अगुणित रूप में होते हैं। पुरुष के अंदर होते हैं XY और महिला में होते हैं XX। ये लिंग गुणसूत्र, हम इनको एलोसोम कह सकते हैं, हेट्रोसोम इनको कहा जा सकता है। वाई गुणसूत्र ही क्या करता है? लिंग निर्धारण में सहायक है। ये अलग से आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। फिर हमने बात करी कि उच्च वर्गीय जो पादप है और जंतु है उनमें जो कायिक गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं द्विगुणित, यानी 2n के रूप में इनको प्रदर्शित करते हैं। उच्च वर्गीय पादप और जंतुओं में युग्मकों के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं अगुणित, जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। शुक्राणु में दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं, एक तो 22+y और एक 22+x। इस के अंदर कुल देखो, शुक्राणु के अंदर कुल कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र, और 23 ही किसमें होते हैं? अंडाणु में। ये कोई भी अपने जोड़ी के अंदर नहीं होते, सारे सारे अगुणित होते हैं। एक बात तो ये निकल के आती है। फिर हमने देख लिया था जो पादपों के भ्रूणपोष है, यानी भ्रूणपोष का मतलब बीज के अंदर होता है भ्रूणपोष, जिसके कारण एक पौधा जो है वो पौधे का निर्माण होता है। वो भ्रूणपोष जो है वो त्रिगुणित यानी 3n के रूप में, यानी 3 गुणसूत्र एक साथ होते हैं। तो ये गुणसूत्र की हमने कुछ संरचना यहां पर देखी है। देखो गुणसूत्र की संरचना, गुणसूत्र की संरचना, और गुणसूत्र की संरचना में हमने देख लिया है कि ये गुणसूत्र इस तरीके से जुड़े रहते हैं, 2 गुणसूत्र, और बीच में एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, जिसको गुणसूत्र बिंदु के नाम से जाना जाता है। इसी का क्वेश्चन बनता है, 2 गुणसूत्र जुड़े रहते हैं कहां पर? गुणसूत्र बिंदु, या गुणसूत्र बिंदु को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर, ठीक है। फिर यही कोशिका विभाजन जब होता है, कोशिका विभाजन में केंद्रक विभाजन की जो अवस्था आती है उसमें ये विशेष रूप से अपने तर्कु तंतु का निर्माण कर लेते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेंट्रोमियर से टूट जाता है। इसके अंदर जो जगह है विशेष रूप से इसको क्रोमोमियर कहते हैं, जहां पर जीन स्थित होता है। एक जो अवस्था होती है इसमें भाग होता है, इसको बोलते हैं क्रोमोनिमेटा, ठीक है। और बात करें एक जो इस तरीके से आधे गुणसूत्र जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, इतना सा पार्ट, या फिर ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? आपका अर्ध गुणसूत्र, जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। तो क्रोमेटिड जब भी नाम आ जाए तो दिमाग में रखना है अर्ध गुणसूत्र, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है।
टीलोमियर अंतःखंड, इसका एक टीलोमियर हम अलग से लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात नोट करते हैं कि इस संरचना के बारे में, गुणसूत्र संरचना, गुणसूत्र संरचना के बारे में सर्वप्रथम बताया कॉर्नबर्ग और थॉमस, दो वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा सबसे पहले गुणसूत्र संरचना के बारे में बताया गया। एक और व्यक्ति का नाम आता है डॉक्टर कैथोन। डॉक्टर कैथोन के द्वारा बताया गया कि यदि व्यक्ति को टीलोमियर यानी टीलोमेरेज एंजाइम समय से गुणसूत्र के टीलोमियर यानी अंतःखंड को मिल जाए तो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होगा, लेकिन ये मिलता नहीं। तो इनके द्वारा, डॉक्टर कैथोन के द्वारा, डॉक्टर पूरा नाम अगर हम बात करें इनका तो डॉक्टर रिचर्ड कैथोन आ सकता है या डॉक्टर कैथोन आ सकता है। ठीक है, डॉक्टर कैथोन के द्वारा ये बात कही गई कि टीलोमियर को अगर टीलोमेरेज एंजाइम मिल जाए समय पर तो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होगा, लेकिन ये नहीं मिल पाता है क्योंकि ये केंद्र के अंदर विशेष रूप से कोशिका विभाजन के समय में मिलना चाहिए, तो वो स्थिति नहीं बन पाती है। बात करें गुणसूत्र संरचना के बारे में, सबसे पहले बताने वाले जो हैं वो कॉर्नबर्ग और थॉमस। गुणसूत्र में बस आपने को एक ही बात ध्यान में रखनी है कि इसके आधे गुणसूत्र को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। ये नाम सभी भूलेंगे। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है कि दो गुणसूत्रों को जोड़ने का जो गुणसूत्र बिंदु है उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सेंट्रोमियर। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है, निम्न में से कौन सा शब्द गुणसूत्र से संबंधित है और कौन सा नहीं है? इसमें देखो एक नाम टीलोमियर आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतःखंड। टीलोमियर इससे संबंधित है। फिर एक और सेंट्रोमियर इससे संबंधित है। फिर क्रोमोनिमेटा इससे संबंधित है। फिर क्रोमोमियर इससे संबंधित है। समझ में आ गया? ये सारे शब्दों से संबंधित, ये शब्दों का खेल है। क्रोमेटिड्स, इसका संबंध भी किससे आता है? गुणसूत्र से। समझ में आ गया? बोलिए। हाँ, क्या होता है उसमें?
मशरूम कवक है। अच्छा उससे क्या होता है? ग्लो आता है। ठीक है, यही चीज पूछना चाह रहे थे। हाँ, तो देखो मशरूम के अंदर मैंने बताया हुआ है कि कवकों के अंदर मशरूम जो है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इसमें ज़्यादा है। इसके अलावा देखो अगर हम बात करें प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है। समझ में आ गया? प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है। तो जो मनुष्य है इसका उपभोग करते ही करते हैं। गुणसूत्र संरचना समझ में आ रही है सभी को? आगे बात करते हैं। तो देखो हमने ये बात जान ली है। अब एक बात ये निकल के आती है कि गुणसूत्र का संगठन, यानी गुणसूत्र बनता कैसे है, ये किस तरीके से गुणसूत्र का संगठन। गुणसूत्र के संगठन की बात करें तो ये बना है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन अगर हम इसकी बात करें, हिस्टोन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये होता है क्षारीय। क्षारीय प्रकृति, ये प्रकृति पूछ ली जाती है हिस्टोन प्रोटीन की। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है ये निकल के आती है आनुवांशिक प्रोटीन। इसके अलावा अगर हम बात करें केंद्रक में पाया जाने वाला प्रोटीन, विशेष जो प्रोटीन है केंद्रक में पाए जाने वाला हिस्टोन प्रोटीन है, क्षारीय प्रकृति का होता है, आनुवांशिक प्रोटीन इसको कहा जाता है। एक और इसके साथ में मिला रहता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये इसकी मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है हिस्टोन प्रोटीन की। और इसके लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का होता है गुणसूत्र का संगठन। क्रोमेटीन पदार्थ से निर्माण, इसका निर्माण क्रोमेटीन पदार्थ से भी होता है। खनिज लवण इसमें शामिल है, Mg+2, Na+, Ca+2, ये इसमें आयन शामिल है। खनिज लवणों के आयन, इसमें कुछ आयन शामिल होते हैं। खनिज लवणों के आयन इसमें शामिल होते हैं। ये लिख लिया सबने। एक बात इसमें रह जाती है, न्यूक्लिक अम्ल। अगले पेज पे लिखते हैं, देखो किस किस से बना है ये, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। मतलब कि प्रोटीन के यहाँ पर दो प्रकार हो जाते हैं, एक तो हिस्टोन और एक नॉन हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन के लिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? केंद्रक में पाए जाने वाला आनुवांशिक प्रोटीन बताइए। हिस्टोन प्रोटीन, आनुवांशिक प्रोटीन।
इसके अलावा इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय, और इसी का उल्टा जो होता है वो नॉन स्टोन प्रोटीन होता है, जिसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, ये इसको कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें कि क्रोमेटिन जो पदार्थ है इससे निर्माण किसका होता है, गुणसूत्र का। एक और बात करें, इसमें कुछ खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम के आयन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम प्रमुख रूप से ध्यान में इनमें रखना है। फिर एक और बात निकल के आ जाती है, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए शामिल, विशेष रूप से डीएनए इसमें शामिल होता है न्यूक्लिक अम्ल में। आरएनए बहुत कम इसमें शामिल है। न्यूक्लिक अम्ल में प्रमुख रूप से डीएनए का नाम आता है। ये गुणसूत्र के संगठन से संबंधित हमने बात करी। गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या को हम देख लेते हैं। गुणसूत्र संख्या पादपों में और जंतुओं में पादपों में सबसे कम गुणसूत्र जो पाए जाते हैं, सबसे कम गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड के अंदर विशेष रूप से 4 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक नाम आता है सबसे अधिक गुणसूत्रों में, सबसे अधिक गुणसूत्र में सबसे अधिक गुणसूत्र की बात करें तो इसमें नाम आता है ओलोकेंथा। ओलोकेंथा ये फर्न है, समुद्री पादप हम बोल सकते हैं एक तरीके से, समुद्र के पास में स्थित रहता है, पौधा होता है पादप। देख, हाँ तो नाम तो ऐसे मिलेंगे ही बेटा, बहुत सारे पौधे हैं, आप कितने को क्या नाम देंगे, नाम तो सारे आप लोगों ने ले लिए हैं, तो इनके लिए क्या बचेंगे, ऐसे ही नाम बचेंगे। ठीक है, और अब तो ये भी नाम ले लेते हैं। तो इसमें 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं ओलोकेंथा के अंदर। ओलोकेंथा इसका वैज्ञानिक नाम नहीं है, इसका वैज्ञानिक नाम है, भैया लिखा तो नहीं ना, लिख लिया, ओफियोग्लोस में। ओलोकेंथा तो जीव है। ब्रेड मोल्ड यहां पर आ जाता है, 4 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं विशेष रूप से, और इसमें 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 4 गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसमें 1260 है, और कुछ में इससे कुछ ज़्यादा भी मिल जाते हैं।
लेकिन ये फर्न की बात है। यहाँ पर अपने को इतना ही ध्यान में रखना है कि पादपों में सबसे कम गुणसूत्र पाया जाता है ब्रेड मोल्ड में, सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, ओफियोग्लोस में, यानी फर्न के अंदर। ये ही नाम दिया जाता है फर्न। समझ में आ गया। कभी कभार ओफियोग्लोस में रीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ओफियोग्लोस में क्या है, फर्न है, बस ऐसे नाम आया हुआ है। समझ में आ गया। सर सबसे अधिक गुणसूत्र यहाँ इसमें पाए जाते हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं, देखो सबसे कम गुणसूत्र, सबसे जो कम गुणसूत्र पाए जाते हैं और सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे कम जो गुणसूत्र पाए जाते हैं यहां पर आ जाता है गोल कृमि। गोल कृमि के अंदर सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं और यहां पर आ जाता है ओलोकेंथा। पूरे जीव जगत में सबसे कम जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो अपने गोल कृमि के अंदर ही पाए जाते हैं, 2 गुणसूत्र है बस। पूरे जीव जगत में सर्वाधिक जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो ओलोकेंथा में पाए जाते हैं, 1600 गुणसूत्र हैं। ओलोकेंथा, ओलोकेंथा, ओलोकेंथा। हाँ लिख लिया क्या। अब देखो यहां पर एक नाम आया था न्यूक्लिक अम्ल, इसी चीज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में लिख लिया सबने। सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, पादपों में, ब्रेड मोल्ड में, कितने, 4, और सबसे अधिक ओफियोग्लोस में, क्या है, फर्न, ठीक है। और इसमें कितने पाए जाते हैं, 1260। अगर हम बात करें सबसे कम जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो गोल कृमि में, और कितने पाए जाते हैं इसमें, 2 गुणसूत्र, ठीक है। सबसे अधिक जो गुणसूत्र पाए जाते हैं यहाँ पर ओलोकेंथा में, और 1600 गुणसूत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं, देखो न्यूक्लिक अम्ल स्टार्ट कर देते हैं। इसी के अंदर एक बात है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल देखो कोशिका का सबसे अंतिम पार्ट आ चुका है न्यूक्लिक अम्ल। सबसे पहली बात तो ये निकल के आती है कि न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता, अम्ल के खोजकर्ता फ्रेडरिक मिश्र, 1869। नाम दिया यानी न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड नाम दिया।
ऑल्टमैन द्वारा। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। इसमें पहला हम पढ़ लेते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की बात करें तो डीएनए इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है सबसे पहले तो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसमें एक ये सीधा सा पूछा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक मिश्र है। ये क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। कब है? ये बहुत कम पूछा जाता है। दूसरा, नाम किसने दिया? ये भी नहीं पूछा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार पूछ लिए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से हैं? डीएनए और आरएनए। आरएनए का निर्माण कौन करता है? आरएनए का निर्माण कौन करता है? केंद्रिका करती है। कौन करता है? केंद्रिका। इसलिए बोलते हैं कि आरएनए की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? केंद्रिका न्यूक्लियोलस को कहा जाता है। हमने पढ़ लिया है केंद्रिका, ठीक है। फिर हम बात करते हैं केंद्रिका के खोजकर्ता कौन है, बता सकता है क्या? फोंटाना। कौन है? फोंटाना के द्वारा इसके खोज की गई थी। नाम किसने दिया था? हाँ, बोवेन ने इसका नाम दिया था। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसमें विशेष रूप से जो शर्करा पाई जाती है, शर्करा के लिए पूछ लिया जाता है। जो शर्करा है वो अपनी डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। फिर एक और बात निकल के आती है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया और इसमें नाम आता है अपने वाटसन और क्रिक का। वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक का नाम आता है। वाटसन और क्रिक के द्वारा डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया। तो डबल हेलिक्स मॉडल या फिर द्विकुंडलित मॉडल हम कह देंगे। द्विकुंडलित, अब संरचना अगर पूछ ले तो संरचना कैसी होगी, इससे क्या पता लग रहा है? द्विकुंडलित इसकी संरचना मिल रही है। यहाँ से हम संरचना लिख सकते हैं। संरचना इसकी जो है, संरचना जो इसकी है वो संरचना कैसी है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? शर्करा हो गई। डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में हो गया। हेलिक्स मॉडल इसको कह सकते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल इसको हम कह सकते हैं, द्विकुंडलित मॉडल हम इसको कह सकते हैं। वाटसन और क्रिक के द्वारा ये दिया गया और इसकी संरचना हो जाती है हमारी द्विकुंडलित। इसी को हम बोल सकते हैं द्विसूत्री, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं द्विरज्जु